नमस्कार। आज राजस्थान विधानसभा 2023 के चुनाव परिणाम का दिन था। एक लंबे समय से नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता, मीडिया के बंधु, विश्लेषक सभी अपने अपने तरीके से विधानसभाओं में अपने तरीके से समीक्षाएं कर रहे थे। आज परिणाम का दिन था, तो जनता के मन में जो था वो जनता ने कर तो दिया था 25 नवंबर को ही, लेकिन जनता ने क्या किया उसका पता आज हम सबको मिल गया है। हम बात करते हैं चूरू जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव परिणाम पर। चूरू जिले में जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी तारानगर, जिसमें यह कहा जा रहा था कि 7 बार के अनुव्रत चुनाव जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जिनके बारे में एक थ्योरी थी कि चुनाव लड़ने के वे बेहद एक्सपर्ट माने जाते हैं, और उनके मुकाबले में थे कांग्रेस के चूरू जिले के सबसे वरिष्ठ नेता नरेंद्र बुडानिया। मतदान से पहले और मतदान के चुनाव परिणाम से पहले तक की चर्चा परिचर्चाओं के विपरीत तारानगर की जनता ने अपना एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसकी परिकल्पना नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने स्वयं ने और उनके समर्थकों ने, राजनीतिक विश्लेषकों ने, मीडिया के बंधुओं ने शायद नहीं की थी। वो अलग बात है कि चुनाव परिणाम आने के बाद हर आदमी अपनी बात को सही ठहराने की कोशिश करता है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, कांटे की टक्कर तो मानी जा रही थी, लेकिन अंत में सभी भारी राजेंद्र राठौड़ को ही बता रहे थे, चाहे सट्टे वाले हो और चाहे अन्य। लेकिन तारानगर की जनता ने जो फैसला दिया है, उस फैसले को न तो कभी जीवन में राजेंद्र राठौड़ भूल पाएंगे और न ही कभी तारानगर से एक बार फिर विधायक बने नरेंद्र बुडानिया, क्योंकि तारानगर की जनता ने अंतोगत्वा 9,727 के लगभग अधिकृत, तो जब चुनाव आयोग की सीट आएगी उससे ही कंफर्म होगा, नरेंद्र बुडानिया को तारानगर विधानसभा क्षेत्र में बढ़त दिला दी। जो तारानगर विधानसभा क्षेत्र पिछले 40-45 वर्षों से जाट बनाम अन्य के नाम पर मशहूर थी, उसमें दिग्गज गैरजाट नेता राजेंद्र राठौड़ को मुंह की खानी पड़ी। यह कोई सामान्य फैसला नहीं कहा जाएगा, और जो जहां तक मेरी जानकारी है, राजेंद्र राठौड़ ने भी कभी एक परिकल्पना नहीं की होगी कि मैं तारानगर से चुनाव हार जाऊंगा। ऐसा अगर होता तो वे चूरू को छोड़कर
तारानगर की ओर रुख नहीं करते। लेकिन पिछले 40 और 45 वर्षों में जाट और गैर जाट, ये तो जाति की बात हुई कि नाम पर तो चुनाव होता रहा है, लेकिन चूरू जिले की विधानसभाओं में तारानगर ही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जहां ब्राह्मण, बणिये, मूल ओबीसी लीग से अलग हटकर कांग्रेस की ओर रुझान रखते थे, और शायद उसका भी लाभ नरेंद्र बुडानिया को मिला है। तो तारानगर की जीत नरेंद्र बुडानिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि ही कही जाएगी। तो तारानगर के बगल की बात करते हैं, शादुलपुर, जहां आम व्यक्ति और समीक्षक भी ये कहता था कि यदि जाट बहुल्य इस क्षेत्र में जाटों में बराबर का बंटवारा हुआ तो बसपा के मनोज न्यांगली बाजी मार सकते हैं। और शादुलपुर में जनता ने जो फैसला किया है उसमें कांग्रेस की कृष्णा पूनिया चुनाव तो हारी है, लेकिन जनता को अपने साथ करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शादुलपुर की जातीय गणित और अन्य राजनीतिक स्थिति के चलते तो कायदे से तीसरे नंबर पर कृष्णा पूनिया होती, क्योंकि पूनिया और कस्बा के समझौते के बाद यह माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सुमित्रा पूनिया निश्चित रूप से भारी रहेगी। वे प्रारंभिक दौर में बढ़त भी ले पाई, लेकिन जो कृष्णा पूनिया ने जिस चातुर्यता से चुनाव लड़ा, अपनी नेतृत्व क्षमता कृष्णा पूनिया ने साबित की, भले ही वे चुनाव हार गई होंगी। और उसकी कृष्णा पूनिया की नेतृत्व क्षमता का ही यह असर था कि जाट बिरादरी बराबर के खेमों में बंट गई और बसपा के मनोज न्यांगले 2013 के बाद एक बार फिर से शादुलपुर के विधायक बन गए। जनता ने उन्हें लगभग 3,500 वोटों से जिताकर एक बार फिर विधानसभा क्षेत्र में भेज दिया, विधानसभा भवन में भेज दिया। वे राजस्थान के 199 में से एक विधायक वे भी हो गए। लेकिन शादुलपुर की इस चुनाव परिणाम के बाद वहां की राजनीति में और विशेषकर सांसद राहुल कस्बा की राजनीति पे बट्टा जरूर लगा है, क्योंकि राहुल कस्बा ने ही अगुवा होकर पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया, जिनके परिवार से पिछले 70 वर्षों से 36 का आंकड़ा कस्बा खाप का चल रहा था, समझौता कर उनकी पुत्र वधू सुमित्रा पूनिया, जिन्होंने कभी भी राजनीति में कै खे गए भी नहीं पड़ा था, उनको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा। तो कायदे से देखें तो सुमित्रा पूनिया तो एक प्रतीक के रूप में थी। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में राहुल कस्बा, सांसद वर्तमान और पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा और पूर्व विधायक कमला कस्बा, मनोज न्यांगली के चुनाव जीत जाने से उनकी राजनीतिक साख पर प्रसन्न चिन्ह जरूर खड़ा हुआ है। बात करते हैं चूरू विधानसभा क्षेत्र की।
चूरू विधानसभा क्षेत्र में जाट समाज के बेहद सीधे साधे, फर्श से अर्श तक आए हरलाल सहारण चूरू विधानसभा क्षेत्र के गठन के बाद से जो एक लेवल चस्पा हो गया था चूरू विधानसभा में कि यहां जाट समाज का व्यक्ति चुनाव नहीं जीतता। दूसरा, यहां जो प्रधान रह चुका है उसका प्रमोशन नहीं होता। हरलाल सहारण ने एक बार पहले तो जिला प्रमुख बन के इस परंपरा को तोड़ा और आज उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में प्रवेश कर उस परंपरा को भी ध्वस्त कर दिया जिसमें यह कहा जाता था कि चूरू विधानसभा क्षेत्र से जाट जीत नहीं सकता। हरलाल सहारण न केवल चुनाव जीते हैं बल्कि 36 कोम के वोट उन्होंने हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। दूसरी ओर रफीक मंडेलिया जो कांग्रेस की राजनीति में अहंकार के प्रतीक बन गए हैं, उनके मुनीम गुमास्ते जिन्हें राजनीति के ABCD का पता नहीं, वे उनके राजनीतिक सलाहकार बन गए और कांग्रेस यहां मजबूत होने की स्थिति में होने के बावजूद एक बार फिर उन्हें चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। जबकि पिछले 40 वर्षों में पहली बार यह देखने में आया कि अल्पसंख्यक समुदाय, मूल OBC का और विशेषकर सैनी समाज का इतना बड़ा उत्साह इस चुनाव से पहले कांग्रेस के पक्ष में कम से कम मैंने तो नहीं देखा। और उसके बावजूद रफीक मंडेलिया चुनाव हार गए। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि रफीक मंडेलिया के चुनाव कार्यालय में चापलूसों की भरमार हो गई। उन्हें अपने हित से ज्यादा मतलब था और रफीक मंडेलिया चुनाव कैसे जीते इस बात से कम। और जो राजनीतिक जानकार बताते थे, परिणाम से वह उजागर हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जाट समाज में था तो रफीक मंडेलिया जहां 1,22,000 वोटों का मतदान हुआ है, उस ग्रामीण क्षेत्र में बूथों पर मुकाबला करने के लिए लोगों का इंतजाम नहीं कर सके। और कांग्रेस के ही नेता बताते हैं कि इस बार रफीक मंडेलिया ने जिस तरह का चुनाव लड़ा, हरलाल सहारण एक सामान्य परिवार के व्यक्ति हैं, उसके बावजूद उन्होंने भोजन, गाड़ियों और सभी तरह की व्यवस्थाएं जो चुनाव में होती है सब की। लेकिन रफीक मंडेलिया जिसके पास राजनीतिक जानकार बताते हैं कि सिर्फ पैसा ही तो है, और वो पैसा खर्चने में भी उन्होंने इस चुनाव में ऐसी कंजूसी की कि पहली बार रफीक मंडेलिया के चुनाव अभियान में मैस वगैरह की व्यवस्था भी नहीं की गई। और अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रफीक मंडेलिया के मुनीम गुमास्ते, उनके इर्द गिर्द चापलूसी करने वाले लोगों ने
गाड़ियों की फर्जी सूची, फर्जी नाम, फर्जी नंबर की फहरिस्त बनाकर 500 से ऊपर गाड़ियां लगा रखी थी। और पता चला है कि जब एक अन्य नेता को इस बात की जिम्मेवारी दी गई कि गाड़ियों का भौतिक सत्यापन करना है, तो उस अन्य नेता ने इस कारगुजारी को पकड़ भी लिया था, लेकिन उन्होंने इसे उजागर नहीं किया। तो एक कहावत है कि जब बिल्ली से दूध की रखवाली करवाई जाएगी तो वो दूध कैसे बचेगा। और कांग्रेस के इस मजबूत क्षेत्र में एक बार फिर रफीक मंडेलिया अपने अहंकारी स्वभाव के चलते चुनाव हार गए। बात करते हैं रतनगढ़ की, तो यहां बिल्कुल उल्टा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पहली बार 2018 में विधायक बने अविनेश महर्षि को भी राजनीतिक जानकार बताते हैं कि उनका अहंकार ही ले डूबा। भारतीय जनता पार्टी के वे कार्यकर्ता जो चुनाव के वक्त मरने मारने को तैयार रहते हैं, उन सब में हताशा, निराशा और उत्साह का अभाव एक प्रमुख वजह है अविनेश महर्षि के पिछड़ने की। तो दूसरी ओर पूषाराम गोदारा 2018 का चुनाव हारने के बाद से ही, और उनके पुत्र महेंद्र गोदारा, और मैं तो अगर रतनगढ़ की इस जीत का श्रेय देता हूं तो उसका श्रेय महेंद्र गोदारा को ही जाता है, जिसने पूरे 5 साल तक चुनाव कैसे जीता जाएगा इस रणनीति के तहत ही काम किया। और जाट समाज के साथ अनुसूचित जाति जनजाति, मूल ओबीसी, मुस्लिम और कुछ प्रतिशत ब्राह्मण बणियों को भी जोड़ने में सफलता प्राप्त की। और यही कारण है कि पूषाराम गोदारा ने उस रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 29,000 कुछ, लगभग हम उन्हें 30,000 वोट भी कह सकते हैं कि विशाल अंतर से ये चुनाव जीता। और रतनगढ़ की विधानसभा क्षेत्र में, जहां से रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों से ब्राह्मण के अलावा कभी कोई चुनाव नहीं जीता, वहां ब्राह्मण नेताओं के अहंकारी रवैये, समाज को अपने स्वार्थ के लिए आपस में भड़काने और निजी हित साधने के लिए समाज का उपयोग करने की नीतियां उन्हें ले बैठी। और हम अगर पिछले 5 वर्षों पर गौर करें तो गत चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे भंवरलाल पुजारी, वर्तमान विधायक अविनेश महर्षि और रतनगढ़ से पूर्व विधायक राजकुमार रेणुआ, और कांग्रेस के नेता रमेश इंदौरिया, भारतीय जनता पार्टी के भी ब्राह्मण नेता, ये सब समान रूप से इस हार के लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि उन्होंने समाज को सिर्फ और सिर्फ अपने निजी हित साधने के लिए ही उपयोग किया। समाज के साथ मूल ओबीसी, राजपूत समाज, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जोड़ने के बजाय अपने अहंकारी रवैये से जुड़े हुओं को दूर करने का ही काम किया। और यही वजह है कि अविनेश महर्षि पूषाराम गोदारा जैसे सक्रिय व्यक्ति के सामने बुरी तरह से चुनाव में मात खा गए। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जहां आमतौर पर सभी ये कह रहे थे
कि मनोज मेघवाल संतोष मेघवाल पर भारी है, लेकिन चुनाव परिणाम को देखने के बाद संतोष मेघवाल ने कड़ी टक्कर मनोज मेघवाल को दी है। आखिरी 2-3 राउंड में मनोज मेघवाल ने अपनी स्थिति को सुधार कर 1789 के करीब वोटों से, जो कहते हैं अब 2100 के करीब आ गई है अन्य चुनाव आयोग का टोटल के बाद, जीत तो दर्ज कर ली। लेकिन संतोष मेघवाल ने, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, यदि संतोष मेघवाल का विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं करते, तो अब चुनाव परिणाम के बाद यह कहने को मजबूर होना पड़ता है कि संतोष मेघवाल बहुत अच्छा कर पाती। संतोष मेघवाल चुनाव 2000 के करीब वोटों से हार गई और मनोज मेघवाल वहां विधायक बन गए। बात करते हैं सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र की। जो बात बार बार मैंने भी कही है, अन्य लोगों ने भी कही है कि राजकरण चौधरी, सभापति नगर परिषद सरदार शहर ने, कांग्रेस के विधायक अनिल शर्मा ने जिन मुद्दों को लेकर टकराव किया था, अंतिम समय में स्व लालच में वे अपने मुद्दों से भटक गए। राजकरण चौधरी ने, आपको याद होगा, कहा था कि स्वाभिमान को बचाने के लिए मेरा उद्देश्य है कि मैं अनिल शर्मा को विधानसभा में जाने से रोकूं। लेकिन राजकरण चौधरी रोकने के बजाय अनिल शर्मा, जो 20-21 हजार वोटों से जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं, उनको विधानसभा में भेजने का सीडी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत जरूर कर दिया। राजकरण चौधरी अनिल शर्मा को तो नहीं रोक पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रेणुआ को जरूर उन्होंने पटकनी दे दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक कैडर वोट है, उसे कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता, और वो प्रमाणित हुआ। राजकरण चौधरी गत उपचुनाव में लालचंद मूंड को आए 47,000 वोटों से वोट तो बढ़ाकर ले गए, लेकिन फिर भी 21,000 वोटों से पिछड़ गए। राजकरण चौधरी वास्तव में अपने उद्देश्य पर कायम रहते तो शायद परिणाम कुछ और होता, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके, और उनकी जो मूल भावना थी कि अनिल शर्मा विधानसभा में नहीं जाए, उसमें वे फेल साबित हुए। ये मामला रहा आज के चुनाव परिणाम का। इसकी समीक्षाएं विधानसभा वाइज, बूथ वाइज हम अलग से करेंगे। और आज का चुनाव परिणाम एक विशेष बात कि भारतीय जनता पार्टी का चूरू जिले से सुपड़ा साफ होते होते बाल भारतीय जनता पार्टी बची है। 6 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है। ऐसे में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह
भारतीय जनता पार्टी पर लगा है। लेकिन आप सबने सार्वजनिक रूप से देखा था, सुजानगढ़, रतनगढ़, सरदार शहर, इसमें भारतीय जनता पार्टी का आपस में ही सिर फुटबल की स्थिति थी। तो भाजपा की प्रदेश की राजनीति ने भी चूरू, सरदार शहर, तारानगर और शादुलपुर, इन जगह पर पर्दे के पीछे ही सही इनकी फूट का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। और एक कहावत है कि दुनिया में फूट हमेशा टकेधड़ी बिकती है। धन्यवाद।